किस धर्म के साथ बिरसा मुंडा समय बिताया और प्रचार प्रसार किया। यानी कि उस धर्म को हमें बताना है जिस जिस धर्म के साथ जो है कि बिरसा मुंडा समय बिताया था उस धर्म के साथ, और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। क्या वो फ्रेंड्स बिरसाई धर्म था, या जाति धर्म था, या वैष्णव धर्म था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा फ्रेंड्स वैष्णव धर्म के साथ जो है कि समय बिताया था, और वैष्णव धर्म के जो है कि प्रचार प्रसार में जो है कि बिरसा मुंडा का हाथ था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं और एससीईआरटी बिहार के एससीईआरटी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं, बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया था। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। और वैष्णव धर्म फ्रेंड्स ये होता क्या है, किससे संबंधित था? तो देखिए फ्रेंड्स, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते थे। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये आपकी क्लास 8वीं की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक है, उसी में से जो है कि ये प्रश्न आपका बनाया गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से टोटल आपको जो है कि 15 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री के आपको जो है कि यहाँ से देखिए दो नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, लहू लुहान मेरे कंधे, लहू लुहान मेरे कंधे, यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि दिख रहा होगा, लहू लुहान मेरे कंधे किन आदिवासी समुदाय के गीतों में से एक था जो उनके संघर्षों और कष्टों को दर्शाता था। यानी कि फ्रेंड्स ये लहू लुहान मेरे कंधे ये एक आदिवासी समुदाय का गीत था जो उनके संघर्षों और कष्टों को दर्शाता था। ये जो है कि किस जो है कि आदिवासी समुदाय का गीत था, ये जो है कि आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या वो फ्रेंड्स संथाल आदिवासी थे, या मुंडा आदिवासी, या कोयला खान के मजदूर द्वारा ये गीत जो है कि गाया जाता था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है कि मुंडा आदिवासियों का एक गीत था, जिसमें फ्रेंड्स ये गीत क्या था, लहू लुहान मेरे कंधे। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मुंडा आदिवासी इस गीत में अपने जो है कि संघर्षों और कष्टों को गाते थे। ठीक है, और ये गीत जो है कि आदिवासी समुदाय के जो मुंडा आदिवासी थे उनके संघर्षों और कष्टों को दर्शाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। ठीक है, इसी आधार पर फ्रेंड्स आपके बिहार एससीईआरटी से और एनसीईआरटी से। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक बार और बता दें, हम लोग ये प्रैक्टिस सेट जो हम लोग स्टार्ट किए हैं ये ख़ास तौर से 1 to 5 के लिए है और 6 to 8 के लिए है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोग 6 से 10 तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए ये आपके जो है कि 9 to 10th 11 12 टीजीटी पीजीटी सभी में प्रश्न इससे आपका फंस सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से 100% आपको जो है कि लगभग 80% प्रश्न जो है कि आपके 1 to 5 और 6 to 8 में मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा आपको, देखिए लहू लुहान मेरे कंधे मुंडा आदिवासियों के गीतों में से उनके कष्ट झलकते थे, ये गीत था। ठीक है, और ये इस जो है कि गीत को गाते थे और अपने जो है कि कष्टों को सुनाते थे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। यानी कि फ्रेंड्स जो 1857 की क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था उसके असफलता के कारण क्या थे, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, क्या अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, या विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं,
या समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर जो सी है उपर्युक्त सभी। और जो है कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइट आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जो है कि 1857 की असफलता का इनमें से कोई भी कारण नहीं है जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि हमने ये प्रश्न जो है कि क्यों यहाँ पर जो है कि टाइप किया। तो फ्रेंड्स ये जो है कि प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आप एक बार देखने का प्रयास करिए। देखिए फ्रेंड्स ये 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में, यानी कि फ्रेंड्स जो बीपीएससी का मेन एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें जो है कि ये अभी हाल ही में 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी को बताया गया है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कारण क्या क्या थे। तो देखिए फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी, विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई थी। ठीक है, और किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। और यहाँ से और भी देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगठित विचारधारा, राजनीतिक परिक्षेप्य और या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। तो ये जो है कि प्रश्न आपके जो है कि अभी हाल ही में बीपीएससी प्री 69वीं में ये प्रश्न जो है कि 2023 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे 4 नंबर के प्रश्न की। तो देखिए निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। देखिए फ्रेंड्स TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, कुछ ऐसे टॉपिक हैं उनसे जो है कि हर बार प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे जो है कि हर बार 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। 6 to 8 में तो इससे जो है कि 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, क्या 1 नवंबर 1857 को या 27 मार्च 1858 को या 27 नवंबर 1857 को या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा तिथि थी ये जो है कि जारी की गई थी फ्रेंड्स 1 नवंबर 1858 को। कब, तो 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। तो 1 नवंबर 1858 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो है कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न जो है कि कहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर जो है कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक भारत मंत्री सचिव या 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। क्या वो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक थे जिनके द्वारा फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, या बिपिन चंद्र पाल थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए 1857 के विद्रोह को जो है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है कि वीडी सावरकर के द्वारा जो है कि वर्णित किया गया था। ठीक है, कौन, बीडी सावरकर,
ध्यान से फ्रेंड्स आप जो है कि सभी प्रश्नों को देखेंगे। वी डी सावरकर फ्रेंड्स आपके जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रश्न की बात करेंगे तो ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है। तो ये 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में बीपीएससी स्कूल टीचर 9 to 10th में 8/12/2023 को ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए यहाँ से वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिए थे। इस जो है कि पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ पे देखिएगा, ये जो है कि 26 अगस्त 2023 को 9 to 10th में पूछा गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए नील विद्रोह किसके बारे में था। तो ये जो नील विद्रोह था फ्रेंड्स, ये जो है कि किसके बारे में था। क्या रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती कार्रवाई जो है कि करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। या ऑप्शन नंबर सी क्या है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन नंबर ई क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो नील विद्रोह था इसका जो है कि रीजन यही था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। यानी कि इसमें जो है कि मनमानी किया जा रहा था। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो रैयत थे ये नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो यही कारण था। और ये प्रश्न की बात करेंगे तो ये प्रश्न जो कि कहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि आपका कहाँ पर पूछा गया है, 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था बीपीएससी में। ठीक है, देखिए नील विद्रोह किसके बारे में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आप जो है कि देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न की। तो देखिए मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। यानी कि ये कथन फ्रेंड्स किसका है, ये जो है कि आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। कथन क्या है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। क्या वो झांसी की रानी कही थी, या अमर सिंह, या जनरल लॉयड के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है कि वीर कुंवर सिंह, ये जो है कि कुंवर सिंह का कथन था। ठीक है, यहाँ पर कुंवर सिंह का ये कथन था जो कि 1857 की क्रांति से जो है कि बिहार के जगदीशपुर से जुड़े थे। ठीक है, और ये जो है कि उन्हीं का कथन था, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए किसी में नहीं है कुंवर सिंह, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है कि थोड़ा सा नीचे आप जो है कि देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, कुंवर सिंह। यहाँ पे देखिए कुंवर सिंह है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। और फ्रेंड्स ये जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम होता है इसका भी एग्ज़ाम जो है कि बीपीएससी ही लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देखिए ये कथन जब कहे थे वीर कुंवर सिंह, तो यहाँ पे देखिए कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था। तो ये भी जो है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में जो है कि 1857 की क्रांति का दमन
किनके द्वारा किया गया था, तो विलियम टेलर एवं विसेंट आयर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे। यानी कि नील विद्रोह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और नील विद्रोह के नेता कौन कौन थे ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्या बुद्धू भगत और झिंडारी मोनाक थे, या दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे, या बिरसा मुंडा और गया मुंडा थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास ये जो है कि नील विद्रोह के नेता थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बात करेंगे कि ये भी प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए ये बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया है 2019 में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये सेम प्रश्न है और निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर था। और देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स आपके जो है कि टीआरई का एग्ज़ाम अभी लगभग एक साल या 2 साल से ही हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके जो है कि उसमें बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 और 60 में हुआ था। देखिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1763 से 1800 तक, और संथाल विद्रोह जो कि टीआरई 1 में पूछा गया था 1855 और 56 में। और बात करेंगे पावना विद्रोह की तो 1873 से 76 में हुआ था। और नील विद्रोह की बात करेंगे तो नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुई थी। तो यहाँ से इन्हीं के बारे में जो है कि पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आप जो है कि एक बार और देख लीजिए, और इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि एक बार देख पा रहे होंगे, नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो ये जो है कि प्रश्न बन सकता है कि नील दर्पण जो है कि किसका नाटक है, तो दीनबंधु मित्र का है, ठीक है। और हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन हैं, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा हरीशचंद्र मुखर्जी थे। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, ये आप जानते होंगे, और आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या फ्रेंड्स वो नील विद्रोह है जिसका जो है कि आनंद मठ में उल्लेख किया गया है, या पागलपंथी विद्रोह, या संथाल विद्रोह, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में फ्रेंड्स सन्यासी विद्रोह का जो है कि उल्लेख किया गया है। कौन? सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। और फ्रेंड्स देखिए सन्यासी विद्रोह आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्रश्न देखिए कब पूछा गया था, तो ये प्रश्न जो है कि आपका अभी हाल ही में देखिए 2023 में बीपीएससी स्कूल टीचर 9 to 10 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था 8/12/2023 को। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न बना था, और ये अब देखिए ये 11 to 12 वाले में भी ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो देखिए ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख, सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। तो बार बार फ्रेंड्स प्रश्न ये सारे आपके पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न जो है कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, ये आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। आपने अगर टीआरई 3 जो है कि दिया होगा, ठीक है।
तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन जो है कि किया गया था। तो 1882 में जो है कि आनंद मठ का प्रकाशन किया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर था। और ये आपके जो है कि PYQ है, TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। ठीक है, और TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के 6 to 8 के और 1 to 5 के PRT के सभी क्वेश्चंस पेपर फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर फाइनल आंसर की के साथ में अपलोड हैं, वहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, जाके देख लेंगे डाउनलोड करके अगर आपके पास नहीं है तो। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी फ्रेंड्स वो अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना की थी या इनको करना पड़ा था? क्या वो हैवलॉक था, या जेम्स आउटरम था, या W टेलर था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जो है कि ह्यूरोज नाम का एक अंग्रेज था। ठीक है, ह्यूरोज, और इसको ह्यूज रोज भी बोलते हैं। और ह्यूरोज नाम का ये अंग्रेज था, इनका जो है कि इसका जो है कि सामना रानी लक्ष्मीबाई को करना पड़ा था। ठीक है, तो ह्यूरोज आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस प्रश्न के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये MPPCS प्री 1992 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया। देखिए MPPCS प्री 1992 में देखिए रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो वो ह्यूरोज था। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। और झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में बिहार का श्री गणेश हुआ, मतलब विद्रोह का श्री गणेश हुआ 1857 की क्रांति का झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। और देखिए झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ में जो है कि अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये कथन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, अभी आपको नीचे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो है कि एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? अभी मैंने जो है कि आपको ऊपर दिखाया था। देखिए यहाँ से अभी मैंने दिखाया था, यहाँ से देखिए यहाँ से ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो कौन कहा था? तो ये कथन फ्रेंड्स जब रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से अंतिम समय में लड़ते हुए जो है कि वीर गति को प्राप्त हुई थी, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये ह्यूरोज था। और ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया? देखिए TRE 1.0 यानी कि TRE 1 में जो है कि PRT 1 to 5 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ से आगे बढ़ के देख लेते हैं। देखिए बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? यानी कि बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए ये नील दर्पण जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? क्या महात्मा गांधी के द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, या दीनबंधु मित्र के द्वारा, या जो है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो दीनबंधु मित्र का जो है कि नाटक था। कौन? नील दर्पण, जिसमें फ्रेंड्स बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इस प्रश्न को। तो देखिए ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है? तो हेड मास्टर में। देखिए स्कूल टीचर
हेड मास्टर 10/12/2023 को ये प्रश्न जो है कि आपका टीआरई के एग्जाम में ही ये पूछा गया था। ठीक है, देखिए बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि आपको सी भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदू पैट्रियाट, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी थे की विशेष भूमिका रही थी और नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र के द्वारा अपने नाटक नील दर्पण में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए यहाँ से भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? यानी कि ये जो है कि फ्रेंड्स भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल थी, ये भारतीय सेना में कब शामिल की गई थी? ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या नवंबर 1856 में, या दिसंबर 1856 में, या फरवरी 1857 में? तो फ्रेंड्स ये देखिए दिसंबर 1856 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर के महीने में 1856 में जो है कि भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को जो है कि शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। और देखिए ये भी प्रश्न जो है कि कहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में। देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यहाँ पे बी देखिए दिसंबर 1856 में। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मैं हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका जो है कि यहाँ पे देखिए इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है, और सैनिक अधिकारियों ने यह अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है कि क्या था? तो ये था फ्रेंड्स कि ये जो है कि सैनिकों को ये जो है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही जो है कि तत्कालिक कारण था। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह के समय जो है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड बैटिंग, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल फ्रेंड्स कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखिए लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ई। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में, यूपी पीसीएस 1990 में, यूपी पीसीएस प्री 2012 में, और यूपी आरओ एआरओ मेंस में 2013 में। सभी बड़े बड़े एग्जाम हैं और इसमें ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप जो कि देख पा रहे होंगे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल 1856 से 62 तक था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला कौन था? वायसराय था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी कि इनमें से जो है कि किन ब्रिटिश अधिकारियों की लखनऊ में इनकी मृत्यु हो गई थी? ये जो है कि प्रश्न
पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या वो जनरल जॉन निकलसन था, या जनरल नील था, या मेजर जनरल हैवलॉक था, या सर हेनरी लॉरेंस था। अब ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1, 2 और 3, और यहाँ से 1, 3 और 4, और 2 और 3, 2, 3 और 4, और उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4। यानी कि फ्रेंड्स जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर जेनरी लॉरेंस, इनकी जो है कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी, लखनऊ में। ठीक है, तो ये जो है कि आप इसको ध्यान देंगे, कहाँ पर, लखनऊ में हुई थी। और ये जनरल जॉन जो निकलसन था, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर, तो दिल्ली में। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो UPPCS प्री 2008 में। देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। यानी कि फ्रेंड्स जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर जेनरी लॉरेंस, यानी कि नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ये तीनों को मृत्यु कहाँ पर हुई थी, लखनऊ में हुई थी। और इसकी जो है कि आपकी दिल्ली में हो गई थी। ठीक है, अब इसको जो है कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 14 सितंबर, यहाँ से 14 सितंबर 1858 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में सर यहाँ पे देखिए जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली में। और यहाँ से लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो लखनऊ में। तो ये जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो है कि काम आएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन कहा था। ठीक है, क्या वो BD सावरकर थे, या SN सेन थे, या RC मजूमदार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है कि आपके BD सावरकर का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ये BD सावरकर का था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो है कि कथन किसका है, RC मजूमदार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये RC मजूमदार का कथन था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति को ये क्या कहे थे कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो है कि कथन RC मजूमदार का था। यहाँ से आप जो है कि इसको देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है ऑप्शन नंबर ए RC मजूमदार से। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये UPPCS मेंस में पूछा गया है। अब बताइए फ्रेंड्स ये मेंस में पूछा गया है तो ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। देखिए RC मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सेपोय इम्यूनिटी एंड द रिपब्लिकन ऑफ 1857 को, ये पुस्तक का नाम है, को स्वतंत्रता रूप से 1957 में प्रकाशित किया था। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये जो है कि कथन BD सावरकर और ये जो है कि RC मजूमदार ये कहे थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर कब लटका दिया गया था? क्या 8 अप्रैल 1857 में, या 28 दिसंबर 1857 में, या 9 मई 1857 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी जो है कि कब दी गई थी? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ठीक है, इनको फांसी क्यों दी गई थी? तो ये जो है कि अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में ये पकड़े गए थे, और जो है कि इन पे आरोप था कि ये अफसरों पर हमला किए थे, और इसी के आरोप में जो है कि इनको फांसी पर लटका दिया गया था
8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, तो मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखिए ये आपके क्लास 8वीं की NCERT बुक में दिया गया है हिस्ट्री में। देखिए 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये तिथि भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न जो है कि आपका इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए आपके NCERT की बुक में मंगल पांडे की जो है कि चित्र बनाकर देखिए यहाँ से दिया गया है, मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है? क्या सूरजमुखी है, क्या मूंगफली है, क्या गन्ना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स? ये गन्ना ऐसी फसल है जो कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है कि आपके बुक में दिया गया है, क्लास जो है कि क्लास 10th की जियोग्राफी में, ये जो है कि नहीं क्लास 10th में समकालीन भारत 2 है, ये क्लास 10th की है। और क्लास जो है कि जो 9th की जियोग्राफी है वो समकालीन भारत 1 के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गन्ना के बारे में यहाँ पर दिया गया है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है गन्ना की फसल। ठीक है, और देखिए कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि ब्राज़ील पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे जो है कि भारत है गन्ना के उत्पादन में। ठीक है, देखिए यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है, क्या? गन्ना। ठीक है, देखिए प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद आगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और फ्रेंड्स आप जो है कि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो देखिएगा पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग 2 नंबर के प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्नों का लेवल कैसा है ये भी आप हमें बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ये जो है कि फ्रेंड्स देखिए कुछ आपके कृषि के प्रकार हैं, जैसे स्थानांतरित कृषि, रोपड़ कृषि, गहन कृषि। देखिए फ्रेंड्स ये क्लास 9th और 10th की ज्योग्राफी से ये सारे प्रश्न मैं बनाया हूँ। और फ्रेंड्स देखिए क्लास 9th की ज्योग्राफी NCERT की, क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी की पूरा मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दिया हूँ, MCQs और जो है कि फैक्ट के साथ में। ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, नहीं देखें तो। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो फ्रेंड्स वो कृषि है आपकी रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि फ्रेंड्स ऐसी होती है कृषि जो कि जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रोपड़ कृषि में जो है कि क्या क्या किस चीज़ की खेती होती है, तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे हो। देखिए रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। देखिए रोपड़ कृषि उद्योग कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। और देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि रोपड़ कृषि में क्या क्या आता है, तो भारत में जो है कि रोपड़ कृषि क्या है, तो चाय की खेती, कॉफ़ी,
रबड़ की खेती, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, तो ये सारे जो है कि जानकारी आपको पता होना चाहिए। और देखिए विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल की लंबाई कितनी है? ये तो मैं जो है कि खैर पहले ही बता दिया था। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या बताया था? 9.02 किलोमीटर है ये जो है कि अटल टनल की लंबाई। ये जो है कि सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल। ठीक है, सुरंग अटल टनल है, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। देखिए यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो है कि सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो अटल टनल है, ये जो है कि किस घाटी को जोड़ती है? तो ये जो है कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। तो इसकी जो है कि ये ऊंचाई है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और ये जो है कि 9.02 किलोमीटर ये आपकी लंबाई है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की लंबाई कितनी है? देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं? तो टोटल आपके राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कि 5 हैं। ठीक है, देखिए 6 to 8 में एक प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक से, राष्ट्रीय जलमार्ग से। ठीक है, तो ये देखिए राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 है, जिसमें जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये 4 नंबर का है, इसकी लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इसकी जो है कि लंबाई देखिए ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, इसकी जो है कि लंबाई कितनी है? 1078 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पांचों राष्ट्रीय जलमार्ग हम लोग देख लेते हैं। देखिए हल्दिया तथा इलाहाबाद, ये आपका जो है कि नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। कहाँ कहाँ तक? तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य। देखिए इसकी लंबाई कितनी है? तो 1620 जो है कि किलोमीटर लंबा है ये जो है कि जलमार्ग संख्या पहला। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं नौगम्य जलमार्ग संख्या 2, सदिया व धुबरी के मध्य है। इसकी लंबाई कितनी है? 891 जो है कि किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है। और ये हल्दिया इलाहाबाद वाला ये गंगा जल मार्ग है। ठीक है, और देखिए केरल में पश्चिम तट पर तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल चंपक्कारा नहरें, देखिए ये जो है कि नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। और ये देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, जिसको हम लोग अभी देखें 1078 किलोमीटर, काकीनाडा और पुद्दुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी व कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है? तो 588 किलोमीटर है। माताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। तो ये जो है कि प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए देश का 95% मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा होता है। तो ये भी आंकड़ा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको याद रखिए। देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये प्रश्न बनता है। लेकिन फ्रेंड्स ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण फ्रेंड्स 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ से सन 1953 में, देखिए सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये डेट आपके एनसीईआरटी में दी गई है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में
कितने घंटे का अंतर है। एक ग्रीनविच पूछा जाता है जो कि टीआरई 3 में पूछा गया था, जिसमें 5.5 घंटा का अंतर है। लेकिन एक और एनसीईआरटी में दिया गया है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है। क्या 5.5 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ से मैं हाईलाइट भी किया हूँ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, देखिए अतः 82.30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। तो ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है, जो कि आपको जो है कि एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, यानी कि किस नदी में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो एक प्रश्न तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप है। और ये माजुली नदी द्वीप ये जो है कि किस नदी में स्थित है, ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो माजुली नदी द्वीप है, ये जो है कि कावेरी नदी पर या कावेरी नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये माजुली नदी द्वीप ये जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जो है कि पढ़ते हैं सही ऑप्शन और टिक गलत ऑप्शन पे कर देते हैं। तो ये माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन ये एग्जैक्ट सही है। ठीक है, इसको हम लोग नीचे अभी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैं जो है कि ये एनसीईआरटी का जो हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ताकि आप श्योर हो जाओ कि सारे जो प्रश्न हैं और जो लाइनें बताई गई हैं वो जो है कि एनसीईआरटी में दी गई हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो है कि माजुली द्वीप स्थित है, ये जो है कि प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। देखिए कौन सी झील है जो कि महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया। क्या चिल्का झील है, बुलर झील, नागिन झील, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो है कि ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में कौन सी झील स्थित है, तो चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है चिल्का झील। देखिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं उसमें आपको ऐसा बना कर दिया जाए कि क्या आप जानते हैं, और ये जो लाइन दी गई रहती है ये अनिवार्य रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है। ठीक है, देखिए चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो ये चिल्का झील के बारे में यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम से पूर्व की ओर महत्वपूर्ण श्रृंखला है, यानी कि उस श्रृंखला को बताना है जो कि प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम से पूर्व की ओर वो महत्वपूर्ण श्रृंखला है। गारो, खासी, जयंतिया, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है कि गारो, खासी और जयंतिया ये जो है कि प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ये जो है कि 6 to 8 में एसएसटी में ये प्रश्न आपका टीआरई 3.0 में पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि दिया गया, देखिए प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं प्रवाह के कारण बना था। देखिए इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, कौन कौन, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये जो है कि आपका यहाँ से दिया गया है, देखिए यहाँ से
देखिए भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये जो है कि प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो ये जो है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। क्या वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में या स्कॉटलैंड में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है फ्रेंड्स ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ से प्रवाल, देखिए ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं हार्श सु आकार वाले रोधिका होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब देखिए तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स जो तटीय मैदान होते हैं इसके दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। तो 11 का जो है कि राइट आंसर क्या कन्नड़ मैदान होगा या कोकड़ या मालाबार या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया है। देखिए तटीय मैदान देखिए प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पुटियों का विस्तार है। ठीक है, और यहाँ से देखिए कोंकण मुंबई तथा गोवा मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो यहाँ से ये जो है कि आपका प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है, यानी कि उस नदी को हमें बताना है जो कि हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो हिमालय से क्या सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो है कि हिमालय से निकलने वाली सिंधु भी है, गंगा भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए हिमालय की नदियाँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न बनाया गया है। देखिए अफवाह ये चैप्टर है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये आपका जो है कि यूपी टेट में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था और ये जो है कि बहुत ही फेमस प्रश्न है। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। जमुना या सांगपो या काली या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तिब्बत में फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये लाइन भी आपके जो है कि एनसीईआरटी में दी गई है। देखिए यहाँ से सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ठीक है, देखिए हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा शिखर बरवा 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी यू आकार जैसी मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। जहां जो है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है कि दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तथा दिबांग, लोहिता, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। और यहाँ से देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ से यही जो है कि आपके जो है कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जो है कि सांगपो के नाम से एवं बांग्लादेश में जो है कि जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये जो है कि सारे फैक्ट हैं, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। तो ये लाइन भी आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। वो कौन सी नदी है जो कि धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। तो ये फ्रेंड्स जो है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। ये जो फ्रेंड्स ये नर्मदा नदी है, ये जो है कि धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स गोदावरी, महानदी, कृष्णा ये जो है कि धुआंधार जल प्रपात का निर्माण नहीं करती हैं। कौन नदी करती है, तो नर्मदा नदी करती है। ठीक है, ये देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी में ये लाइन दिया गया है।
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो अमरकंटक पहाड़ी से इसका जो है कि उद्गम होता है। और यहाँ पे देखिए जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ जो है कि धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो ये लाइन यहीं से जो है कि आपकी बनाई गई थी। और लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए नर्मदा की सबसे पहले सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं और नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। और देखिए यहाँ से नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। तो ये भी प्रश्न आपका जो है कि बन सकता है। और यहाँ से देखिए लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि ये जो नदियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स गोदावरी है, ठीक है। गोदावरी नदी जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से गोदावरी द्रोणी गोदावरी नदी के बारे में यहाँ पर दिया गया। देखिए गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियों पूछा जाए तो गोदावरी की सहायक नदी कौन है, पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मांजरा है, वेनगंगा है और पेनगंगा है। ये जो है कि आप याद रखिएगा। और इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग 15 प्रश्नों की जो है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। आपके लास्ट में टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही होते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला और पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह भी है, यानी कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी है, वो उस ग्रह को हमें जो है कि बताना है। तो फ्रेंड्स ये आपके जो है कि क्लास 7वीं की बिहार SCERT साइंस की बुक से ये प्रश्न जो है कि उठाया गया है। क्या वो बुध ग्रह है जो सबसे चमकीला और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, या शुक्र ग्रह, या मंगल ग्रह, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो शुक्र ग्रह है ये अत्यधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है। ये अत्यधिक क्या है, चमकीला ग्रह है। और फ्रेंड्स ये जो है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है। अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से फिलहाल जो है कि बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो है कि बनाया गया है। यहाँ से देखिए शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। यह सबसे अधिक चमकीला है, यानी कि यह सबसे अधिक क्या है, चमकीला है। और थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो देखिए पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए सौरमंडल में ग्रहों का जो है कि ये देखिए ये दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम क्या हैं, दूरी के अनुसार, यानी कि सबसे जो है कि नज़दीक क्या है, किसके नज़दीक, तो सूर्य के नज़दीक, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये जो है कि सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम हैं, ठीक है। तो ये आप जो है कि जानकारी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए 2 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किसमें एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। आपने देखा TRE1 हो, TRE2 हो या TRE3 हो, अम्ल या क्षार से प्रश्न जो है कि बन रहा है। यानी कि देखिए क्लास 10th की NCERT साइंस में जाएंगे और SCERT में जाएंगे तो आपका अम्ल एवं क्षार ये चैप्टर है और इससे 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, क्या वो एस्कार्बिक अम्ल इमली में पाया जाता है, या टमाटर में, या सिरका में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो एस्कार्बिक अम्ल होता है
ये जो है कि पाया जाता है किसमें, आंवला में, ठीक है, आंवला में पाया जाता है। और आंवला जो है कि हमारा फ्रेंड्स किसी में जो है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किन में पाए जाते हैं, तो यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, क्या आप जानते हैं, और मैं सबसे पहले ही बता चुका हूँ, एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी बुक, अगर क्या आप जानते हैं करके ब्रैकेट में दिया है तो समझ जाइए फ्रेंड्स कि यहाँ से यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है। देखिए, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, चींटी के डंक में, और साइट्रिक अम्ल देखिए नींबू के कुल फल जैसे संतरा, नींबू हो गया। और देखिए, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी देखिए आंवला में पाया जाता है, ठीक है। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली अंगूर में और कच्चे आम में। तो ये आपका टीआरई 1 में पूछा गया था। और ये ऑक्जेलिक अम्ल वाला, ये टमाटर वाला, ये फ्रेंड्स क्लास 10th में भी है। तो ये आपका जो है कि टीआरई 3.06 to 8 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ से प्रश्न दोबारा बन सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो तो मिट्टी में कौन सा पदार्थ मिलाकर पौधों की वृद्धि बढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या बढ़ाएं इसमें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मिला देंगे, अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मिला देंगे तो पौधों की वृद्धि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमने जो है कि पहले ही बता दिया था। देखिए, यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या अथवा बूझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों की उचित मात्रा डालकर अम्लों के उदासीनीकरण द्वारा पौधों की वृद्धि बढ़ाई जाती है। यदि मिट्टी क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल विमुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन करते हैं। तो यहाँ से 2 जानकारी आपको जो है कि मिल रही है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे हम लोग। देखिए, कारखाने के अपशिष्ट पदार्थों को पानी में उत्सर्जित होने से पहले पानी में क्या मिलाकर छोड़ा जाता है। देखे होंगे फ्रेंड्स आप जो है कि बड़े बड़े जो कारखाने हैं, बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं, उनका जो गंदा जल रहता है, जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, तो वो जब किसी जल या किसी नदी में छोड़ा जाता है तो वो लोग उसमें क्या मिलाकर छोड़ते हैं, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या मिलाकर छोड़ा जाता है, तो कोई क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। इसलिए जो है कि जिस नदी या तालाब में वो जो है कि छोड़ते हैं अपशिष्ट पदार्थ या पानी, तो उसमें जो है कि जंतुओं पे, मछलियों पे, जानवरों पे कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर छोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए इसी अम्लीय पदार्थ के कारण, देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा नदियों एवं तालाबों की मछलियाँ अधिक संख्या में मर गई या उसके शरीर पर घाव हो गए। कारखाने के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इसी अम्लीय पदार्थ के पानी में बहने या विसर्जित होने से जलीय जंतु नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि कारखाने के अपशिष्ट पदार्थ को पानी में उत्सर्जित होने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो ये क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन कर दिया जाता है ताकि नदियाँ एवं तालाब में मछलियाँ और भी अन्य जो जीव जंतु हैं उनको जो है कि कोई भी हानि ना हो, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है। यहाँ पे खो होगा, मैं जो है कि टाइपिंग किया हूँ तो याद है। देखिए, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है और निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। देखा होंगे फ्रेंड्स, जो हमारा जो ताजमहल है वो जो है कि पीला पड़ रहा है। किस लिए पीला पड़ रहा है, तो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। और इस अम्लीय वर्षा के होने का कारण या कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं जो अम्लीय वर्षा कराती हैं, वो कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें देखिए आपके जो है कि
बुक में भी दिया गया है। देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ से देखिए क्या आप जानते हैं। देखिए आपने अखबारों में पढ़ा या सुना होगा कि ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है। ऐसा अम्लीय वर्षा के क्षति प्रभावों के कारण होता है। देखिए वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं। देखिए कारखाने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। तो ये अम्ल वर्षा होने का कारण ये तीनों गैसें जिम्मेदार हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अंतः श्वसन के समय पसलियाँ, यानी कि अंतः श्वसन जो होता है उसमें पसलियाँ, क्या अंतः श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं या बिल्कुल गति नहीं करती हैं, या अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की तरफ गति करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतः श्वसन के समय पसलियाँ या कोशिकाएं जो होती हैं वो फ्रेंड्स ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इसको भी। तो यहाँ से देखिए ये अंतः श्वसन एवं उच्चावसन और ये श्वसन, ये दोनों में अंतर दिया गया है। और देखिए यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है। तो यहीं से जो है कि प्रश्न बनाया गया था। और इसमें देखिए इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और यहाँ से देखिए इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है और इस क्रिया के निष्पादन में एंजाइम की सहभागिता होती है। तो बस ये बेसिक जानकारी आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा दर्पण उल्टा दर्पण देखिए निम्न में से कौन सा दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, यानी कि क्या वो उत्तल दर्पण है जो उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, या अवतल दर्पण, या समतल दर्पण, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी कि फ्रेंड्स ये जो प्रश्न पूछा क्या जा रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बन सकता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अवतल दर्पण के द्वारा जो है कि उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें आपके जो है कि बुक में भी दी गई हैं। देखिए यहाँ से हमने सीखा, देखिए यहाँ से अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये अवतल दर्पण से ही संभव है, जबकि फ्रेंड्स उत्तल दर्पण के द्वारा जो है कि हमेशा जो है कि ये देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा जो है कि उल्टा ये, हाँ देखिए उत्तल लेंस के द्वारा, देखिए इसमें लेंस आपके ऑप्शन में नहीं था, तो उत्तल लेंस के द्वारा भी उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है और अवतल दर्पण के द्वारा भी उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। और अवतल दर्पण के देखिए अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखे तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होगा। तो ये जो है कि प्रश्न जो है कि यहाँ पे बन रहा है। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से और भी प्रश्न बनेगा। देखिए अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्या फ्रेंड्स अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आप जो है कि रट लीजिए, सदैव सीधा, आभासी और छोटा बनता है हमेशा। ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। देखिए अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स अवतल लेंस की बात हो रही है। ठीक है, अवतल लेंस की यहाँ पे बात हो रही है कि अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए अवतल लेंस और अवतल दर्पण में अंतर है। आप यहाँ पे देखिए परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए ये बायोलॉजी से प्रश्न है आपका, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, यानी कि क्या निषेचन कहलाता है, या परागण, या मुकुलन, या मुकुल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण ये आपका जो है कि क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण वायु, कीट, जल आदि के माध्यम से होता है। देखिए यहाँ से जो है कि परागकण वर्तिकाग्र के चिपचिपे होने के कारण उसमें चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागकण अपना सफ़र वर्तिकाग्र तक करता है और देखिए परागकण का वर्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाहर से चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं चीज़ें फ्रेंड्स वहीं से पूछी जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या वो लैंड स्टीनर थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया, या विलियम हंट, या विलियम हार्वे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए विलियम हार्वे के द्वारा जो है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में विलियम हार्वे को जो है कि चित्र बनाकर बिल्कुल यहाँ पे ब्लू कलर में घेर के भी दिया गया है। देखिए यहाँ से विलियम हार्वे की कहानी। ठीक है, देखिए रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 नामक एक डॉक्टर ने की थी। देखिए तो ये विलियम हार्वे का जन्म है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप बस इतना जानिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, ये जो है कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बहुत से एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और रेलवे में तो बार बार। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस जानवर में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बताना है कि निम्न में से किस जानवर में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए रक्त परिसंचरण आपके स्पंज में और हाइड्रा में, इन दोनों में जो है कि नहीं पाया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स स्पंज और हाइड्रा दोनों में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको भी देखेंगे। यहाँ से देखिए सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता है, जैसे स्पंज और हाइड्रा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ जानवरों में तो रक्त पाया जाता है, लेकिन सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता, क्योंकि जैसे ये स्पंज और हाइड्रा, इनमें क्या है? इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था आपका, और यहाँ से इसको आप जो है कि कैप्चर करिएगा। और यहाँ से देखिए रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि आपने देखा होगा या सुना होगा, जब आपका जो है कि कोई भी थोड़ा सा ब्लड, जब कोई भी हाथ हो या फ्रेंड्स आपका जो है कि कोई भी शरीर थोड़ा सा कट जाता है, तो उसमें देखे होंगे कि ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है कि ब्लड रुक जाता है। तो रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आपका जो है कि राइट आंसर क्या है? प्लेटलेट्स कोशिकाएं। देखिए फ्रेंड्स अगर रक्त का थक्का आपका नहीं जो है कि रक्त का थक्का आपका नहीं बनेगा तो फ्रेंड्स आप जो है कि मर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं, ये रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण? तो ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे। देखिए रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो रोगाणु होते हैं हमारी शरीर की प्रतिरक्षा करती है, वो रक्त की वो कौन सी कोशिका है जो हमें जो है कि हमारे शरीर की रोगाणुओं से या रोगों से रक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि आपका कौन है? तो WBC है, वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सफ़ेद, ये होती हैं सफ़ेद ब्लड कणिकाएँ होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिका होती हैं। और ये जो है कि हमें रोगाणुओं से जो है कि हमारे रक्त की वे कोशिकाएँ जो
रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। तो ये जो वाइट ब्लड ये कोशिकाएं जो हैं ये हमें जो है कि रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे यहाँ से फ्रेंड्स, देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किन के द्वारा होता है, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किन के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों के द्वारा जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का स्थानांतरण फ्रेंड्स चालन, संवहन और विकिरण ये तीनों विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसको। तो देखिए क्या आप हमने सीखा, देखिए आपकी जो है कि बिहार SCERT की बुक में देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। तो ये आप जो है कि इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसमें यही इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप जो है कि देखिए यहाँ से ये जितनी पॉइंटें हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, पूरे जो है कि चैप्टर का ये निचोड़ है। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए केचुए की सहायता से खाद बनाया जाता है, इसकी सहायता से बने खाद को कहते हैं, यानी कि जो केचुए के द्वारा जो खाद बनती है उस खाद को हम लोग क्या कहते हैं। क्या फ्रेंड्स हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, या बायोगैस कंपोस्ट कहते हैं, या संपीड़ित कंपोस्ट कहते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए जो केचुए की सहायता से जो खाद बनाई जाती है इस खाद को फ्रेंड्स हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और BPSC में तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये जानकारी आप रख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो है कि बिहार SCERT की बुक में भी इसका जिक्र किया गया है। देखिए फ्रेंड्स कंपोस्ट खाद, देखिए इन केचुओं की सहायता से खाद प्राप्त किया जाता है, इसकी सहायता से बने खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो चीज़ें आपकी बुक में दी हैं उनको आपको हल्के में नहीं लेना है, चाहे वो जो है कि आसान हो या हार्ड हो। ठीक है, जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है। आराम से फ्रेंड्स आप जो है कि सभी सब्जेक्ट में अच्छा कमांड बना पाएंगे और जो है कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, सभी में प्रश्न जो है कि NCERT और SCERT बुक से डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, तो TRE 4.0 में हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके जो है कि एग्ज़ाम में आ सके। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो देखिए एक एटमॉस्फियर का मान कितना होता है। ये फ्रेंड्स आपके जो है कि NCERT और SCERT बुक में दिया गया है। एक एटमॉस्फियर का मान कितना होता है, क्या फ्रेंड्स 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, या 2.34 इंटू 10⁵ पास्कल, या 1 इंटू 10 पे जो है कि 3 पास्कल होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एटमॉस्फियर का मान होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये जो है कि एक एटमॉस्फियर का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये आपके क्लास 9th के NCERT साइंस में जो है कि दिया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा अगर आप जो है कि इसको जूम करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ से देखिए एटमॉस्फियर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ATM बोलते हैं। गैसीय दाब के मापन का जो है कि मात्रक है, और दाब का मात्रक SI मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और एक एटमॉस्फियर बराबर कितना होता है, यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा 1.01 इंटू 10⁵ PA यानी कि पास्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देखेंगे 2 नंबर के प्रश्न को। देखिए 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातु का नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गुण जो है कि धातु का नहीं है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये जो है कि बिल्कुल आपका जो है कि ये गुण है।
ठीक है, ये धातु का गुण है और धातुएं चमकीली नहीं होती हैं। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स जो है कि एक धातु का गुण नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। ठीक है, और धातुएं देखिए आघातवर्ध भी होती हैं और धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक भी होती हैं और ये जो है कि चमकीली होती हैं। ठीक है, ये चमकीली भी होती हैं और यहाँ पे दिया गया है कि चमकीली नहीं होती हैं। तो आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके जो है कि क्लास 9th के एनसीईआरटी में देखिए धातुएं प्रायः दिए गए निम्न गुणधर्म में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे धातुएं क्या हैं, ये चमकीली होती हैं और यहाँ पे देखिए ये ताप तथा विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक भी होती हैं और यहाँ से देखिए ये आघातवर्ध भी होती हैं। आघातवर्ध का मतलब फ्रेंड्स इसको जो है कि पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि आप जो है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए आपने सुना होगा आईयूपीएससी। तो फ्रेंड्स देखिए आईयूपीएससी का पूर्ण नाम क्या होता है या पूर्ण रूप क्या होता है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो है कि आईयूपीएससी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आईयूपीएससी का पूर्ण नेम जो है कि आपके देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस में ये जो है कि दिया गया है। देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएससी का एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं। देखिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं, हम लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिस उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। देखिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, क्या 32 होता है या 40 या 32.5 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32.5 होता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं। ये देखिए एक तरफ जो है कि आपका तत्व है और एक तरफ परमाणु द्रव्यमान है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो है कि 12 और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखिए ये 14 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। और देखिए यहाँ से सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का देखिए 32 और देखिए क्लोरीन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि एग्जैक्ट इसका कितना होता है, 35.5 होता है। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। तो ये इन चीज़ों को आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न को। देखिए निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में, देखिए गले नहीं है ये यहाँ पे गोले होगा, ठीक है, धनात्मक गोले में धंसे होते हैं, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपके जे टॉमसन के द्वारा बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे कि ये कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए जे टॉमसन ने यह प्रस्तुत किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दी गई है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्रोमोसोम किसका बना होता है, ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। क्रोमोसोम जो होता है ये किसका बना होता है, तो क्रोमोसोम फ्रेंड्स आपके डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डीएनए और प्रोटीन का ये क्रोमोसोम हमारा बना होता है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं और देखिए डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं और देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो यहाँ से ये जो है कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए सोनार तकनीक में डाटा उपयोग होता है, यानी कि सोनार जो तकनीक होता है क्या एक्सरे में उपयोग होता है या इंफ्रारेड तरंगों में या माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग होता है सोनार तकनीक में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स 7 का राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से
कोई नहीं। तो सोनार तकनीक के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ठीक है, एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्र में किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न पूछा गया था। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यहाँ से ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एंगस्ट्रॉम इकाई है, यानी कि ये जो एंगस्ट्रॉम होता है यह किसका इकाई है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम फ्रेंड्स ये जो है कि आपके तरंग दैर्ध्य की एक इकाई है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देखेंगे इसको तो तरंग दैर्ध्य का, देखिए तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता क्या है तो 10⁻10 मीटर होता है। और एंगस्ट्रॉम का प्रतीक क्या होता है तो ए पे ऐसे होता है। ये एंगस्ट्रॉम का क्या है प्रतीक होता है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से देखिए निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि इसमें जो है कि आपका आयतन, ये आयतन क्या है, ये आयतन जो है कि आपका फ्रेंड्स सदिश राशि नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपकी सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। तो आप जो है कि यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिए सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बतलाती हैं, यानी कि परिणाम और दिशा दोनों होगा वो सदिश राशि होगी। तो देखिए विस्थापन, वेग, बल ये क्या है सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिणाम बतलाती है, दिशा नहीं। इसलिए आयतन एक क्या है अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स हमारा जो है कि राइट आंसर क्या था आयतन था, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। बल गुणनफल है, यानी कि जो बल होता है वो किनका गुणनफल होता है, क्या द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है बल, या द्रव्यमान और त्वरण का, या भार और त्वरण का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो बल होता है ये क्या होता है F बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है ma, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ से आगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, यानी कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ये किसके द्वारा संभव है, क्या ये उत्तल लेंस के द्वारा संभव है, या अवतल लेंस के द्वारा, या प्रिज्म के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ये केवल फ्रेंड्स प्रिज्म के द्वारा संभव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे जब हम लोग बढ़ के देखते हैं तो देखिए जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है कि बन सकता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, आप जो है कि देखिए कमरे में रखा जो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं, क्या आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को ठंडा कर सकते हैं, या कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या आप कमरे को न तो गर्म तथा न तो ठंडा कर सकते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये जो है कि आपके एग्ज़ाम में BPSC में पूछा जा चुका है। देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप जो है कि क्या कर सकते हैं, अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं तो देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, क्या टीन का बना होता है, या शीशा का, या टीन और शीशे की मिश्र धातु का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो प्रयोग होने वाला जो तार होता है ये फ्रेंड्स टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है।
ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ओम मीटर मात्रक है, यानी कि ये जो ओम मीटर है ये किसका मात्रक है, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या आवेश का मात्रक है ओम मीटर, या प्रतिरोध का, या प्रतिरोधकता का, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ओम मीटर जो होता है ये प्रतिरोधकता का क्या होता है, मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यानी कि ये जो परमाणु बम का सिद्धांत है ये फ्रेंड्स किस पर आधारित है, ये भी जो है कि आपके बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये देखिए परमाणु बम का सिद्धांत ये नाभिकीय विखंडन पर क्या है, आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ